नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर और मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, आज हम यूपी टेट और सुपर टेट की अपनी जो हिस्ट्री की सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाते हुए क्लास 7th में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना। यानी कि जो एक प्राचीन काल का एक जो साम्राज्य था, एक राजवंश था जिसे हम मौर्य साम्राज्य के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इस साम्राज्य की स्थापना हुई, किसने की, किसकी मदद से की। इस सारी बातों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मौर्य वंश के जितने भी शासक हैं उन सभी से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, आप ये कह लीजिए हर किसी एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य की, ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी जो स्थापना थी मौर्य साम्राज्य की वो किसने की थी। तो देखिए मौर्य साम्राज्य को जानने से पहले हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मगध साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो मगध साम्राज्य में हमने 3 वंशों के बारे में पढ़ा था, जिसमें था हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और उसके बाद था आपका नंद वंश। और उसमें हमने ये भी जाना था कि जो नंद वंश का अंतिम शासक था कौन, धननंद या धनानंद, ठीक है, उसके बारे में जाना था। तो देखिए जो धननंद था उसने अपने राज्य में यानी कि अपनी सभा में एक बार क्या हुआ, एक आचार्य थे जिनका नाम था कौटिल्य या जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, उसको अपमानित कर दिया, ठीक है। और ऐसा हमें कहाँ से पता लगता है, ऐसा हमें पता लगता है बौद्ध ग्रंथों से, ठीक है। तो इन बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जो नंद वंश का शासक था धननंद, उसने आचार्य कौटिल्य को एक बार अपनी सभा में अपमानित कर दिया। तो इससे जो कौटिल्य थे या जो चाणक्य थे वो काफ़ी दुखी हो गए और काफ़ी अपमानित महसूस किया उन्होंने, और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं नंद वंश का नाश कर दूंगा, ठीक है। तो एक बार कौटिल्य ने, एक बालक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त, ठीक है, क्या नाम था उसका, चंद्रगुप्त। उसको एक खेल था राजकीलकम, ठीक है, वो खेल खेलते हुए देखा और उस बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा थी, यानी कि काफ़ी अच्छी विलक्षण बुद्धि का बालक था वो, उसमें नेतृत्व करने की क्षमता थी, काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत ही अलग बालक था वो, ठीक है। तो जब चंद्रगुप्त ने उस बालक को देखा तो चाणक्य ने जब उस बालक चंद्रगुप्त को देखा तो उसे चाणक्य ने अपना शिष्य बना लिया और उसे अपने साथ कहाँ ले गए, तक्षशिला ले गए, ठीक है। कहाँ ले गए, तक्षशिला, और वहाँ पर उसे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, उसे विविध कलाओं की शिक्षा दी, ठीक है। इसके अलावा जो चाणक्य थे उनमें काफ़ी कूटनीतिज्ञ जो समझ थी, जो राजनीति की एक समझ कह लीजिए, वो काफ़ी अच्छी थी। तो चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति और अपने रण कौशल से जो नंद वंश का अंतिम शासक जिसे हम कह सकते हैं धननंद या धनानंद को पराजित किया। और कब पराजित किया, तो वो पराजित किया आपका 322 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है समझने वाली कि चंद्रगुप्त ने धनानंद या धननंद को पराजित किया 322 ईसा पूर्व में और मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। तो यहाँ से आपकी काफ़ी बातें निकल के आती हैं। सबसे पहली तो ये कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो वो की आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से की, तो वो की आपकी चाणक्य की सहायता से या कौटिल्य की सहायता से। और किस शासक को हराकर की, तो वो की धननंद या धनानंद को। और कब किया, ये कहा उन्होंने 322 ईसा पूर्व में। तो यहाँ से आपके कई इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के सामने आते हैं। अब देखिए जो यूनानी सेनापति था सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत यानी कि पश्चिम और उत्तर का जो हिस्सा है भारत का, उस पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और उसे किसने पराजित किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। यानी कि एक यूनान से एक सेनापति आया था जिसका नाम था सेल्यूकस, और उसने भारत पर आक्रमण किया 305 ईसा पूर्व में, ठीक है। और उसे पराजित किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने।
तो जब वो पराजित हो गया तो उसके बाद उसे चंद्रगुप्त से एक संधि करनी पड़ी थी, जिससे उस संधि के तहत क्या हुआ था, उसने चंद्रगुप्त को हिंदू कुश पर्वत तक का जो प्रांत थे वो सारे एज अ गिफ्ट दे दिए थे, या हम कह सकते हैं उपहार में दे दिए थे। ठीक है। और इसके बाद क्या था, जो सेल्यूकस था उसने अपना एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है। और वो मेगास्थनीज ही था जिसने इंडिका नामक जो फेमस पुस्तक है वो लिखी थी। इसके अलावा देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि जो यूनानी लेखक हैं वो चंद्रगुप्त के लिए एक नाम प्रयोग करते हैं, जिसका नाम क्या है, सेंड्रोकोट्स। ठीक है। वो चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहकर बुलाते थे। तो ये भी यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है कि जो यूनानी लेखक है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेंड्रोकोट्स किस शासक के लिए ये नाम प्रयोग होता था, या किस मौर्य शासक के लिए होता था, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो सेंड्रोकोट्स नाम का जो लेख है वो किसके लिए है, या किसके लिए इस नाम का प्रयोग होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। अब हम आगे बात करते हैं मौर्य प्रशासन की, यानी कि जो मौर्य साम्राज्य का जो प्रशासन था वो किस तरीके से चलता था। तो देखिए जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज कौन था, यूनानी सेनापति सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है। तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। और कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी, या हम उन्हें उनके गुरु भी कह सकते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो इन दोनों पुस्तकों से हमें जो मौर्य साम्राज्य था उसके विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। और जो चंद्रगुप्त था उसने अब सारे अधिकार जो थे वो अपने ही हाथों में रखे हुए था वो, और राजा को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाता था। ठीक है। और उस मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य होते थे वो राजा को सलाह देते थे। और जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, चाणक्य। चाणक्य कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। और राजा की सलाह के लिए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद भी गठित की गई थी, मंत्री परिषद का गठन किया गया था। और उस मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य होते थे वो राजा को सलाह देने का काम करते थे। आगे बढ़ते हैं, और ये देखिए यहाँ पर एक इमेज है, इसके थ्रू हम मौर्य साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए जैसे सबसे पहले क्या है, एक साम्राज्य है। क्षेत्र अगर विभाजन की हम बात करें तो सबसे पहले कोई भी साम्राज्य होता था, जैसे मौर्य साम्राज्य है या मगध का जो साम्राज्य है, उसमें सबसे पहले सबसे ऊपर कौन होगा, राजा होगा। और राजा का जो पद है वो वंशानुगत है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि मौर्य साम्राज्य में जो राजा का पद है वो वंशानुगत है, यानी कि राजा की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा, और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र। ठीक है। इस तरीके से वंशानुगत शासन चलता था। और इसके अलावा राजा के अलावा और कौन होता था, मंत्री परिषद होती थी। अब देखिए राजा का क्या कर्तव्य है, आंतरिक एवं बाहरी आक्रमण से बचाव करना है। किसका बचाव, अपने राज्य का, अपनी जनता का, अपनी प्रजा का बचाव करना है बाहरी और आंतरिक आक्रमण से। इसके अलावा जो मंत्री परिषद का गठन किया गया है अभी, जिसके बारे में हमने बात की थी, तो वो मंत्री परिषद का गठन किया गया है राजा को सलाह देने के लिए। ठीक है। अब देखिए साम्राज्य के नीचे जो संस्था है उसका नाम है प्रांत। ठीक है। यानी कि एक साम्राज्य में कई सारे प्रांत होते थे, और प्रांत के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति होता था वो होता था आपका राज्यपाल। और जो राज्यपाल था वो राज्यवंश से चुना जाता था। और राज्यपाल का क्या कर्तव्य होता था, प्रांतीय शासन व्यवस्था देखना, और इसमें उसके कुछ काम है जैसे न्याय देना, विकास के काम करवाना, ये सारे राज्यपाल के काम होते थे। अब देखिए जो प्रांत है उसको भी जनपद में, यानी कि जिले में बांटा जाता था। ठीक है। अब इस जिले में क्या होता था, नगर और गांव। ठीक है। दो जनपद किससे मिलकर बनेगा, यानी कि जो जिला होगा या जनपद होगा वो नगर और गांव से मिलकर बनता था। और जिले का जो जिम्मेदार व्यक्ति होता था उसे स्थानिक कहा जाता था, और वो वहीं का कोई स्थानीय व्यक्ति होता था। और इसका जो कर्तव्य होता था वो स्थानीय शासन व्यवस्था देखना होता था। ठीक है। राज्यपाल का काम है प्रांतीय शासन व्यवस्था देखना, जबकि स्थानिक का काम है स्थानिक शासन व्यवस्था देखना। अब देखिए जो नगर है और गांव है उनका जो प्रमुख होता था वो होता था ग्रामिक,
यानी कि जो गांव का मुखिया होता था, और इसका काम होता था गांव की समस्याओं को ग्रामिक द्वारा, और जो गांव की जो सभा होती थी उसकी सहायता से ही सब लोग मिलकर उस समस्याओं को हल करते थे। और जो नगर होता था उसमें 6 परिषद होती थी और प्रत्येक परिषद में 5 आयुक्त नियुक्त किए जाते थे। तो इस तरीके से पूरी जो शासन व्यवस्था थी वो मौर्य साम्राज्य की होती थी। आई थिंक आप समझ गए होंगे, यानी कि या हम ये भी कह सकते हैं कि जो प्रशासन था वो 3 स्तरों पर था। कौन से? पहला है देखिए प्रांतीय स्तर पर, दूसरा है जनपद स्तर पर, और तीसरा है नगर के स्तर पर या गांव के स्तर पर। ठीक है, तो आई होप ये जो आपको इमेज के थ्रू जो मैंने समझाने का प्रयास किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ और बातें हैं यहाँ की शासन व्यवस्था के बारे में, वो जान लेते हैं कि इस समय जो व्यवस्था थी वो नौकरशाही व्यवस्था थी। ठीक है, और जो वेतन था वो राजकोष से दिया जाता था। इसके अलावा प्रांत से लेकर गांव तक की जो वस्तु स्थिति होती थी वो कौन देखता था? राजा देखता था। कैसे? समय समय पर दौरा करके। ठीक है, इसके अलावा जो गुप्तचर भी रखे जाते थे जो कि पूरे साम्राज्य की सूचना देते थे। किसको? राजा को। इसके अलावा बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए, यानी कि अंदर से जो राजा के यहाँ की जो प्रजा है, जो वहाँ के लोग हैं, वो कोई विद्रोह ना कर दे या कोई बाहर से आक्रमण ना कर दे, इसके लिए थल और जल सेना होती थी राजा के पास। थल सेना में पैदल वाली सेना, हाथी और घोड़े, ये सारी चीज़ें उस सेना में सम्मिलित की जाती थी। तो ये शासन व्यवस्था है पूरी। आगे और देखते हैं इसी में। अब देखिए जो इतनी बड़ी शासन व्यवस्था है जिसमें आप कह सकते हैं थल सेना भी है, जल सेना भी है, और काफ़ी सारी लोग भी हैं, मंत्री परिषद है, राज्यपाल है, तो इन सब के लिए धन की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए राजा की क्या नीति होती थी कि जो खजाना है वो हमेशा भरा रहे। और इस समय जो राजस्व व्यवस्था थी वो काफ़ी अच्छी थी। ठीक है, अब ये जो पैसा आता था, जो धन आता था, वो कहाँ से आता था? तो देखिए कृषि कर, यानी कि जो कृषि पर कर लगाया जाता था या टैक्स लगाया जाता था, उससे सिंचाई कर, व्यावसायिक संगठनों पर बिक्री कर, ये सारे जो थे वो आय के, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर आय होगा, आय के ये मुख्य स्रोत थे, यानी कि आमदनी के स्रोत थे। अब ये जो कर होते थे इनको बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था और इनका पूरा लेखा जोखा रखा जाता था, यानी कि पूरा हिसाब रखा जाता था काफ़ी सावधानी के साथ। इसके अलावा जो राजा का राज्य है उसमें जितने भी जंगल हैं, जितनी भी खाने हैं, उन पर भी राजा का स्वामित्व होता था, और अपनी सेना के लिए जो राजा था वो हथियारों का निर्माण करवाता था। तो देखिए पूरी जो शासन व्यवस्था है, तो हम कह सकते हैं कि जो अब से 2500 वर्ष पहले का शासन था वो अब के जो शासन है उससे थोड़ा बहुत काफ़ी कुछ इसमें चीज़ें मिलती हैं। अब शासन व्यवस्था के बाद आगे देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेगास्थनीज की नज़र में, यानी कि जब जो सेल्यूकस था यूनानी सेनापति, उसका जो राजदूत आया था मेगास्थनीज, जिसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में जो मेगास्थनीज था उसने यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसके बारे में क्या क्या बातें लिखी हैं वो अब हम यहाँ पर जान लेते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए, ये बातें जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे क्या हो, जो लोगों का ज्ञान है वो बढ़े, क्योंकि जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है। इसलिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेगास्थनीज ने यहाँ के लोगों के बारे में क्या बातें कही। तो देखिए पहली बात मेगास्थनीज ने कही कि ये लोग सभ्य थे, अपने घरों में ये लोग ताले नहीं लगाते थे, अपनी कही हुई बातों का ये पालन करते थे, झूठी गवाही नहीं देते थे। इसके अलावा उनके जो महल थे वो सोने चांदी से बने हुए थे, और जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी कौन? पाटलिपुत्र, उसका जो क्षेत्रफल था वो था 9 मील लंबा और 1.5 मील चौड़ा। कितना? 9 मील तो हो गया आपका लंबा। क्या जो राजधानी है किसकी? मगध साम्राज्य की। कौन सी राजधानी? सॉरी, मगध साम्राज्य की राजधानी है
पाटलिपुत्र वो है आपकी 9 मील लंबी, ठीक है, और चौड़ी कितनी है? 1.5 मील, ठीक है, 1.5 मील चौड़ी है। अब देखिए नेक्स्ट है कि तक्षशिला से लेकर पाटलिपुत्र तक की जो सड़कें हैं उनके दोनों ओर छायादार वृक्ष थे और जगह जगह पर कुएं बने हुए थे पानी के लिए, जिससे जो राह में चलने वाले लोग हैं वो अपनी प्यास बुझा सके। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद की बात करते हैं। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो बेटा था बिंदुसार, ठीक है, क्या नाम था उसका? बिंदुसार, वो मगध की गद्दी पर बैठा। कौन? बिंदुसार। किसके बाद? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। और बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। यानी कि सबसे पहले है आपका चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त का पुत्र है बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र है अशोक। अब देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने जो साम्राज्य स्थापित किया उनमें से एक राज्य था कलिंग, जो कि कहाँ है आपका? अभी पड़ता है आपका उड़ीसा में। तो जो कलिंग था वो स्वतंत्र हो गया था। तो जो उत्तराधिकार जब किसको मिला था? अशोक को। तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कलिंग की विजय, ठीक है। तो इसके बाद एक युद्ध हुआ जिसे हम कलिंग के युद्ध के नाम से जानते हैं और काफ़ी फेमस युद्ध है ये। तो देखिए जो कलिंग का युद्ध हुआ था किसके शासन में? अशोक के शासन में। तो उसमें अशोक की विजय हुई थी, लेकिन जब युद्ध के बाद अशोक ने देखा कि उसमें काफ़ी लोग मारे गए और बहुत सारी जान और माल की हानि हुई, तो उसको देखकर जो अशोक था उसका मन काफ़ी बेचैन हुआ, ठीक है। और उसने उस बेचैनी से बचने के लिए, अपने मन की शांति के लिए उसने काफ़ी अपनी शांति ढूंढने का प्रयास किया। और फिर किसी ने उसे बताया कि तुम्हें ये जो शांति है वो बुद्ध के चरणों में मिलेगी। और अशोक ने एक ऐसा फैसला लिया जो आमतौर पर कोई भी राजा नहीं करता है, और कलिंग के युद्ध के बाद उसने ये फैसला लिया कि वो कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं लड़ेगा। यानी कि हम इसे अशोक की आखिरी लड़ाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आखिरी लड़ाई कई बार पूछ लिया जाता है कि अशोक की जो आखिरी युद्ध था, आखिरी लड़ाई थी, वो कौन सी थी? तो वो थी आपकी कलिंग का युद्ध। और इसी के बाद अशोक ने जीवन में कभी भी युद्ध करने का फैसला, कभी ना युद्ध करने का फैसला लिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर हमारा पॉइंट है अशोक का धम्म, ठीक है। अब धम्म का क्या मतलब है? तो देखिए धम्म जो है वो धर्म को बोला जाता है। कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। पाली भाषा में धम्म का अर्थ होता है धर्म, ठीक है। अब देखिए जो अशोक था वो अपने राज्य में खुद दौरा करने जाता था और उसने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे सुंदर चमकाए हुए पत्थरों से बने खंबे गड़वाए, ठीक है। और इन खंबों पर वहाँ के अधिकारियों व लोगों के लिए अपने संदेश खुदवाए, ठीक है। क्या खुदवाए? अपने संदेश, यानी कि अपने मैसेजेस जो वो लोगों तक पहुँचाना चाहता था, ठीक है। और वो किस लिए खुदवाए? जैसे लोग उसकी बातों पर ध्यान दे सके। और ये जो संदेश थे वो उसने लोगों की आम बोलचाल की भाषा में, यानी कि प्राकृत भाषा में खुदवाए, जिससे जो लोग हैं वो इन बातों को समझ सके, जान सके, ठीक है। और देखिए ये जो संदेश थे उनमें ये लिखा हुआ था कि जो हर किस्म के लोग होते हैं, चाहे वो आम हो या खास हो, उन पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे मैं काफ़ी दुखी हूँ। और जो कलिंग का युद्ध है उसके बाद मैंने ये फैसला लिया है कि मैं कभी भी जो युद्ध है वो नहीं करूँगा और मैंने मन लगाकर धर्म का पालन करने का निश्चय किया है। अब देखिए जो अशोक था उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारियों की भी नियुक्ति की, जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका और पूछा भी जाता है कि अशोक ने जो लोगों को संदेश देने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए थे उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है धम्म महामात्र। और धम्म का अर्थ तो आपको पता ही है, धर्म, ठीक है। अब ये जो धम्म महामात्र थे इनका काम क्या था? इनका काम था कि ये गांव-गांव और नगर-नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बताएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं,
इसके बाद देखिए अशोक ने क्या किया, अपना एक पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र और बेटी का नाम क्या था, संघमित्रा। यानी कि अशोक के पुत्र और पुत्री का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो है, पुत्र का नाम है महेंद्र और बेटी का नाम है संघमित्रा। इन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा, श्रीलंका भेजा। ठीक है। और अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की थी। पाटलिपुत्र क्या थी, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। वहाँ पर उसने एक बड़ी सभा की थी जिसे तीसरी संगति, तीसरी बौद्ध संगति या सभा के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हर एग्ज़ाम में कि जो तीसरी बौद्ध संगति थी या पहली बौद्ध संगति थी वो किसके समय में हुई थी। ठीक है। इसके अलावा देखिए अशोक ने क्या किया था, बौद्ध स्तूपों यानी कि जो धार्मिक स्मारक होते हैं बौद्ध धर्म के, और बौद्ध विहार क्या होते हैं, जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके रहने का जो स्थान होता है, इनका निर्माण करवाया। अब देखिए आगे है सांची का स्तूप है, जो काफ़ी फेमस स्तूप है सांची का स्तूप। उसका जो निर्माण की जो शुरुआत है वो अशोक ने ही करवाई थी। ठीक है। अब देखिए पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए चार सिंह यानी कि जो चार शेर हैं, ये क्या है, हमारा राज चिन्ह है, हम सभी जानते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है, इसे सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है वहाँ से इस राज चिन्ह को लिया गया है। और ऐसा माना जाता है कि विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार और मानवतावादी सम्राट आज तक कोई भी नहीं हुआ है। अब देखिए लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चारों बौद्ध संगीति के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए जो पहली बौद्ध संगीति थी वो हुई थी अजातशत्रु के समय में, दूसरी हुई थी आपकी कालाशोक के समय में, तीसरी हुई थी अशोक के समय में और चौथी हुई थी कनिष्क के समय में। तो देखिए आप इस तरीके से भी इसे याद रख सकते हैं, ए अजातशत्रु, के कालाशोक, और ये है आपका ए अशोक और के कनिष्क। तो ए के ठीक है। इस तरीके से आप इन चारों बौद्ध संगीतियों को याद रख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो एक दो बार आप देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। अब देखिए मौर्य साम्राज्य के पतन की बात करते हैं। तो देखिए पुष्यमित्र शुंग कौन था, मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था। ठीक है। उसने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था। कैसे कर लिया था, तो देखिए जो हमने पढ़ा था कि जो साम्राज्य था मौर्य वो वंशानुगत था। अब देखिए जो वंशानुगत साम्राज्य होता है वो तभी तक रहता है जब तक उसमें योग्य शासक होते हैं। ठीक है। अब देखिए जो अशोक था तो जब उसने युद्ध का त्याग कर दिया था तो जो उसके जो उत्तराधिकारी थे वो भी काफ़ी दुर्बल थे, वो भी युद्ध नहीं करते थे। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे उनकी जो सत्ता थी वो कमज़ोर होती चली गई और जो देश था उस पर विदेशी आक्रमण होने लगे और जो साम्राज्य था धीरे धीरे करके उसकी शक्ति कमज़ोर होती चली गई। और जो मौर्य साम्राज्य में जो सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है, पुष्यमित्र शुंग आपको ये याद रखना है। इसके अलावा बृहद्रथ ये कौन था, ये अंतिम मौर्य सम्राट था जिसकी हत्या करके किसने, पुष्यमित्र शुंग ने उसकी शुंग वंश की स्थापना की थी और इस प्रकार से जो मौर्य साम्राज्य था उसका पतन हो गया था। तो यहाँ पर हमारा जो मौर्य साम्राज्य है वो ख़त्म होता है। और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है संगम साहित्य, जिसके बारे में भी हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखिए संगम साहित्य क्या है, मौर्य साम्राज्य के, एक तो पहली बात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मौर्य साम्राज्य के समकालीन था। तो उसी समय सुदूर दक्षिण में यानी कि जो हमारा साउथ एरिया है वहाँ पर 3 राज्य थे। कौन से, चोल, चेर और पांड्य। अब देखिए चोल तो था कोरोमंडल तट पर, चेर थे केरल में और पांड्य थे सबसे दक्षिणी छोर में। ठीक है। और ये थे मौर्य साम्राज्य के समकालीन थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए ये जो राज्य हैं इनके इतिहास की जानकारी हमें तमिल भाषा के एक प्राचीनतम साहित्य है जिसका नाम क्या है, संगम साहित्य से मिलती है, जो कब लिखा गया था, प्रथम शताब्दी में लिखा गया था। और इस ये जो साहित्य है इससे ये जो राज्य थे इनके जीवन एवं संस्कृति का हमें पता
लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने मौर्य साम्राज्य के स्थापना से लेकर उसके पतन तक के बारे में पढ़ा और इसके अलावा हमने इसमें संगम साहित्य के बारे में पढ़ा। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।